प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षक भर्ती परीक्षा टेट परीक्षा के प्रश्नों पर आपसे चर्चा करने के लिए मैं उपस्थित हूं। बहुत से विद्यार्थियों ने उत्तर की मांग की, तो एक साथ तो सबको बताया नहीं जा सकता, इसलिए YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको उत्तर समझाने का प्रयास कर रहा हूं। पहला प्रश्न है, देखिए, व्यंजनों को उच्चारण के विभिन्न अवयवों से सुमेलित कीजिए। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ की मदद से होगा वो कंठव्य है। ग, क, ख, ग, घ, अंगा कंठव्य व्यंजन है। तालु की मदद से बोले जाने वाले व्यंजन, जीभ ऊपर उठेगी और तालु को छुएगी, च, छ, ज, झ, इया, ये तालव्य व्यंजन है। तो यदि आप इन्हीं दो को ही मिला लेते हैं, ए में 3 आ रहा है और बी में 4, तो आगे आपका आंसर बन जाएगा। ज्यादा मेहनत नहीं लगती, जल्दी बनेगा ऐसा करने से। बाकी चीजों को भी आप सोचते रहिएगा। उत्तर हो रहा है बी। ग कंठव्य है और झ तालव्य है। एक बार और चेक कर लीजिए, किसी अन्य विकल्प में तो बी में 4 नहीं दिया है, हाँ दिया है सी में, लेकिन उसमें ए में 2 नहीं दिया है, इसलिए इसका उत्तर हो रहा है बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 बहुत अच्छा प्रश्न है। लिंग के संबंध में उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यह संज्ञा का वह रूप है जिससे किसी वस्तु अथवा पदार्थ की पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है। बिल्कुल यही जेंडर की परिभाषा है। पुरुष जाति की बोध कराने वाली संज्ञा पुल्लिंग तथा स्त्री जाति का बोध कराने वाली संज्ञा स्त्रीलिंग कहलाती है। यह भी सही है। कथन 1 और 2 सही है। जड़ जाति हेतु संस्कृत व्याकरण में वाचक शब्द नपुंसक लिंग है। बिल्कुल ये तीसरा भी सही है। अंग्रेजी, मराठी, संस्कृत की ही तरह हिंदी में भी 3 लिंग माने जाते हैं। अब लोगों के मन में यहाँ पर कुछ संशय की स्थिति बन सकती है कि भाई हिंदी में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग और उभय लिंग करके 4 लिंग तो नहीं है कि 3 ही लिंग है। तो ऐसी स्थिति में मैंने आपको बार बार समझाया है, वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक देखें। आप इसका जब अध्ययन करेंगे तो देखिए पृष्ठ क्रमांक से 72, ये पुराने एडिशन की बुक है, नए एडिशन की बुक भी आप देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है, सारी सृष्टि की 3 मुख्य जातियां हैं, पुरुष, स्त्री और जड़। अनेक भाषाओं में इन्हीं 3 जातियों के आधार पर लिंग के 3 भेद किए गए हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। इसके विपरीत हिंदी में 2 ही लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है। शुरू में पढ़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि 3 लिंग की बात कर रहा है, हमारी पुस्तक 3 लिंग की बात कर रही है, लेकिन वासुदेव नंदन जी कहते हैं कि हिंदी में केवल 3 लिंग हैं। कौन कौन से 3 लिंग? हिंदी में केवल 2 ही लिंग हैं बोल रहे हैं। कौन कौन से 2 लिंग? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नपुंसक लिंग यहां नहीं है। अतः हिंदी में सारे पदार्थवाचक शब्द, चाहे वो चेतन हो या जड़, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, इन 2 लिंगों में विभक्त हैं। मतलब हिंदी में 3 लिंग नहीं है। हिंदी में कितने लिंग माने गए हैं? 4। कितने माने गए हैं? 2। अब इसका उदाहरण कैसे होता है? पंखा नपुंसक लिंग है, पर हम उसका स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे। पंखा चल रहा है बोलेंगे, हवा चल रही है, ऐसा। तो चौथा विकल्प गलत है। आंसर होगा सी। केवल 1, 2 और 3 कथन सही हैं। और मैंने जिस बेस बुक को आधार बनाया उस बेस बुक को भी मैं आपको दिखा रहा हूं। उस बुक का नाम है वासुदेव नंदन प्रसाद। सभी जानते हैं किस विकल्प में सभी शब्द स्वर संधि के हैं। तो देखिए, आप वैसे 1-2 शब्दों को देखेंगे, उसी से आप समझ जाएंगे कि जैसे उत्थान में उत शब्द व्यंजन संधि वाला है, विषम में वि धन सम ये व्यंजन संधि वाला है, निष्ठुर में निह धन ठुर आएगा या अधः धन गति आएगा तो ये विसर्ग संधि वाला है। सभी शब्द स्वर संधि के चौथे विकल्प में हैं। कैसे हैं आप इसकी व्याख्या भी देख लीजिए। स्वल्प शब्द कैसे बनेगा? सुधन अल्प, ये हो जाएगा स्वल्प। इसमें कौन सी संधि है? तो ये यण स्वर संधि का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी, विद्या चाहने वाला, विद्या धन अर्थी, ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। और नाविक, नौ धन इक, ये अयादि स्वर संधि का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। तो नाविक में अयादि स्वर संधि है। यदि हम विद्यार्थी में जाते हैं तो दीर्घ स्वर संधि है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि स्वल्प में यण स्वर संधि है। इसलिए बिल्कुल बिना किसी संदेह के आप इसमें कौन से विकल्प को चुने? विकल्प नंबर डी।
चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। अनुदित का संधि विच्छेद क्या होगा? ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है अनुधन उदित। छोटा ऊ दोनों मिल करके बड़ा ऊ बनाएंगे, तो आंसर चौथे का होगा ए। पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से संवृत्त स्वर युग्म है। तो देखिए, मुख के खुलने के आधार पर विवृत्त, अर्धविवृत्त, अर्ध संवृत्त और संवृत्त, इस तरीके से 4 हिस्सों में स्वरों को बांटा गया है, जिनमें से उ इसमें मुख द्वार पूरी तरह से बंद हो रहा है। देखिए, उ बोलेंगे, बड़ा सिंपल उ बोलेंगे, वो गोलाकार होकर के बंद होने की तरफ जा रहे हैं उ। तो ये कैसे स्वर में आएंगे? ये संवृत्त स्वर युग्म में आएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है। तो देखिए, युद्ध की इच्छा, इसे युयुत्सा कहते हैं, और जो युद्ध की इच्छा रखेगा वो कहलाएगा युयुत्सु। छठवें का ए। नेक्स्ट विकल्प की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मिट्टी का तत्सम शब्द है मृत्तिका। मृत्तिका तद्भव है और जिससे तत्सम बनता है मिट्टी, मृत्तिका से मिट्टी। आगत, हिंदी में आगत विदेशी शब्दों को उनकी मूल भाषा से सुमेलित कीजिए। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है, हम 4 विकल्प को ना जाने और किसी एक को भी हम सही तरीके से जान गए तो हमारा उत्तर सही हो जाता है। जैसे रिक्शा, ये जापानी भाषा का शब्द है, बिल्कुल बिना किसी संदेह के रिक्शा हिंदी में जापानी भाषा से आया है। अब यदि हम ऑटो रिक्शा की बात करेंगे तो संकर शब्द हो जाएगा। ऑटो अंग्रेजी का शब्द है और रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है, पर रिक्शा अपने आप में मूलतः जापानी शब्द है, बी में 1। और देखिए कितने संयोग की बात है कि केवल डी विकल्प में बी में 1 दिया हुआ है। अब इससे क्या पता चल रहा है? पपीता पुर्तगाली भाषा का शब्द है, बिल्कुल है, हम लोग आपसे चर्चा में बताते भी हैं क्लास में। रिक्शा जापानी हो गया, चाकू जो है चाकू सी 3, ये तुर्की भाषा का शब्द है, और अंगूर फारसी भाषा का शब्द है। यदि आप एक ही विकल्प को जान रहे हैं तो भी इस प्रश्न पर आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो है का अर्थ घोड़ा होता है, बाजी का अश्व घोड़ा होता है, बाजी का अर्थ घोड़ा होता है, तुरंग का अर्थ घोड़ा होता है, सैंधव एक अनेकार्थी शब्द है जिसका एक अर्थ घोड़ा और एक अर्थ नमक होता है, शार्दूल का अर्थ कहीं से घोड़ा नहीं होता। गज शार्दूल आपने सुना होगा, हाथी और सिंह युक्त जो सिक्कों के बारे में आपने उनके अंकन के बारे में सुना होगा, ना भी सुना होगा तो है अर्थात घोड़ा, तुरंग यानी घोड़ा और बाजी यानी घोड़ा होता है। आंसर होगा इसमें 9वें में बी। नेक्स्ट प्रश्न पर जाइए। तत्पुरुष समास से निर्मित शब्दों वाले समूह का उचित विकल्प कौन सा है? तत्पुरुष समास से कौन कौन से शब्द बने हैं? मतलब ऐसे शब्द जो कारक के माध्यम से टूटेंगे। जैसे नेक नाम, ये तत्पुरुष समास में पहला ही शब्द नहीं है, नेक है नाम जिसका, तो ये बहुव्रीहि हो जाएगा। शोकाकुल, शोक से आकुल, ये तत्पुरुष है। पाप मुक्त, पाप से मुक्त, लेकिन पहला शब्द नहीं होने के कारण ये उत्तर नहीं बन पा रहा है। सन्मार्ग, इसमें सतमार्ग, पहला शब्द जो है वो तत्पुरुष के जैसे नहीं टूट रहा है, बाकी 2 शब्द तत्पुरुष की तरह टूटेंगे। राजभवन, रसोई घर, राजा के लिए भवन या राज के लिए भवन, रसोई घर, रसोई के लिए घर। यथाशक्ति में आएंगे तो फिर से पहला शब्द क्या हो जा रहा है यथाशक्ति में? अव्ययी भाव का। अब बच गया मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, लोकोत्तर, लोक से उत्तर, गंगा जल, गंगा का जल। विकल्प होगा डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। कौन सा युग्म विलोम की दृष्टि से सही है बोल रहा है? बाकी विकल्प गलत है बताएगा। संयुक्त, इसका विलोम वियुक्त होगा, वियुक्त। अज्ञ, अज्ञ यानी अ यानी नहीं, ज्ञ यानी जानने वाला, जो कुछ भी नहीं जानता वो अज्ञ है। इसका विलोम शब्द होगा विज्ञ, विशेष जानकारी रखने वाला। ए गलत, बी गलत। अल्पज्ञ का बहुज्ञ बिल्कुल 100% करेक्ट है। अल्प यानी कम, ज्ञ यानी जानने वाला, कम जानने वाला अल्पज्ञ है और बहुत सी जानकारी रखने वाला बहुज्ञ है। समस्त का अभ्यस्त बिल्कुल नहीं होगा। संज्ञा के संबंध में सही कथन वाले विकल्प का चयन कीजिए। ये भी कठिन प्रश्न है, ना बने कोई बात नहीं, लेकिन सीखने का आपको अवसर दे रहा है ये। जब कभी भाववाचक संज्ञा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं तब वे जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं।
फिर से मैं वासुदेव नंदन प्रसाद जी की बुक से आपको दिखा रहा हूं कि भाववाचक को जातिवाचक में बदलने का इन्होंने उदाहरण दिया। वे सब कैसे अच्छे पहरावे हैं। यहां पहरावा भाववाचक संज्ञा है किंतु प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में हुआ है, और पहरावा का हमने क्या बना दिया, पहरावे के माध्यम से बहुवचन। तो इसका मतलब है पहला विकल्प सही है। हिंदी में लिंग व्याकरणिक पहचान है, बिल्कुल है। संज्ञा के जिस रूप से स्त्री और पुरुष का बोध हो वो लिंग है। चलिए पहला सही है, दूसरा सही है। हिंदी में एक ही वाक्य में कई संज्ञाएं हों और उनके लिंग भिन्न भिन्न हो तो क्रिया का रूप प्रथम संज्ञा के लिंग के अनुसार होगा। अब ये कॉमन सेंस से बन सकता है आपका, वैसे वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक में दिया हुआ है, फिर भी मैं बता रहा हूं। गाय और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं, तो गाय और बकरी, या गाय और बकरी ना बोलें, बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं, या बकरी और बाघ, आप ऐसा जैसा भी पलटेंगे तो प्रथम संज्ञा के अनुसार लिंग का रूप नहीं हो रहा है यहां पर। तो इस विकल्प में आपको तीसरा जो है वो एप्रोप्रिएट नहीं है। देखिए शब्द शुद्धि में इसका उदाहरण बनाकर दिया है। यदि वाक्य में दोनों लिंग के एक वचन और विभक्ति रहित अनेक कर्ता और या इसी अर्थ में व्यवहृत किसी अन्य अव्यय से संयुक्त हो तो क्रिया प्रायः बहुवचन और पुल्लिंग में होती है। बहुवचन और पुल्लिंग बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि प्रथम संज्ञा के लिंग के अनुसार होगा। मतलब कथन नंबर 3 गलत है। लिंग वचन और कारक के आधार पर संज्ञा शब्दों में रूपांतरण होते हैं। फिर से ये कथन सही है, क्योंकि लिंग से लड़का का लड़की बनेगा, वचन के अनुसार लड़का का लड़के बनेगा और कारक के अनुसार लड़कों बन जाएगा। तो संज्ञा 3 चीजों के आधार पर विकार प्राप्त करती है, लिंग, वचन और कारक। तो अब देखिए तीसरे को किसी विकल्प में छोड़ा गया है क्या? हाँ, डी में उत्तर लिया गया है 1, 2 और 4। तो यही उत्तर होना चाहिए और यही उत्तर मॉडल आंसर में आएगा, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गरिमा महिमा से अच्छा गाती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो जहां कहीं पर तुलना होता है वहां पर अपादान कारक होता है। अपादान के प्रयोग की 4 विशेष परिस्थितियां मैं बार बार क्लास में बच्चों को समझाता हूं। हर बच्चा जो हिंदी मुझसे पढ़ता है वो जानता है अपादान के कारक की पहली स्थिति होती है अपादान कारक के प्रयोग की अलग होना। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। दूसरा, डरना, चूहा बिल्ली से डरता है। तीसरा, तुलना करना, राकेश सुरेश से होशियार है या गरिमा महिमा से अच्छा गाती है। और चौथी स्थिति भी होती है सीखना। हम तिवारी सर से हिंदी सीखते हैं लेकिन हम पेन से लिखते हैं। पेन आपके लिए करण है पर मैं करण नहीं हूं, आप मुझसे सीख रहे हैं तो मैं अपादान हूं। पेन को लिखने के बाद आप फेंक दोगे, कोर्स पूरा होने के बाद मुझको आप फेंकने नहीं जाओगे। तो अपादान और करण में अंतर करने के लिए विद्या सीखने में अपादान, तुलना में अपादान, डरने में अपादान और अलग होने में अपादान। यहां पर तुलना का भाव है, इसलिए आंसर होगा डी, अपादान कारक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम शब्द किस भेद के रूप में जाना जाता है? तो देखिए ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष मैं यानी बोलने वाला या हम हो सकता है। श्रोता जो सुन रहा है बात को, तुम, ये श्रोता है। और किसी अन्य तो वह, ये क्या हो गया है, किसी अन्य के लिए चला गया। मैं और एक मुझसे बात कर रहे हैं, हम दोनों मिलकर तीसरे किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम शब्द किस भेद के रूप में जाना जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में जाना जाता है, मैं, तुम और वह। नेक्स्ट आइए, रवि एक अध्ययनशील विद्यार्थी है। प्यारा प्रश्न है, इस वाक्य में विशेष्य है। तो देखिए जो विशेषण से जुड़ेगा या जिसकी विशेषता विशेषण बताएगा वो विशेष्य है। यहाँ विद्यार्थी शब्द की विशेषता अध्ययनशील शब्द बता रहा है। रवि के बारे में तो बात हो रही है लेकिन कैसा विद्यार्थी है? अध्ययनशील। विद्यार्थी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है और ये यहाँ पर किसके रूप में प्रयुक्त हुआ है? विशेष्य के रूप में। आंसर विद्यार्थी लेगा, रवि नहीं लेगा। किसी ने जल्दबाजी में रवि लगाया होगा तो उसको स्ट्रेस महसूस होने लगेगा इस प्रश्न के उत्तर से। नेक्स्ट आइए,
कुशाग्र विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, इस वाक्य में विशेषण बताइए। फिर से उसी तरह का प्रश्न है, कुशाग्र इसमें विशेषण है जो विद्यार्थी विशेष्य की विशेषता बता रहा है। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। यदि तुम वर्ष भर पढ़ाई करोगे तो तुम्हें परीक्षा में सफलता मिलेगी, ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। यदि ऐसा करोगे तो वैसा होगा, या यदि ऐसा होता तो वैसा हुआ रहता। वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती। तो ये इंग्लिश का कंडीशनल सेंटेंस हिंदी में संकेतवाचक कहलाता है। तो ध्यान दे प्यारे बच्चों, ये संकेतवाचक वाक्य माना जाएगा। 17वां का उत्तर होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, ठीक है। गौतम नारी साप वश उपल देह धरी धीर, अहल्या का शरीर पत्थर का हो गया था, माता अहल्या का। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, ठीक ही लग रहा है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, ठीक लग रहा है। अतिथि के लिए एक गुलाब की माला की व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं, गुलाब की एक माला, यहां पर एक आएगा। एक गुलाब की माला तो बनेगी नहीं, सभी जानते हैं, गुलाब की एक माला, इसलिए अशुद्ध वाक्य है डी। 19वें प्रश्न की ओर बढ़िए। निम्नलिखित में से किस विराम चिन्ह का नाम और उसका चिन्ह सुमेलित नहीं है? ये अर्ध विराम का चिन्ह है, बिल्कुल सही। ये निर्देशक चिन्ह है, ठीक है। हंस पद या त्रुटि पूरक का चिन्ह ऐसा नहीं बनता, ये हंस पद या त्रुटि पूरक का चिन्ह है। हंस पद या त्रुटि पूरक क्या होता है? बीच में कुछ छूट जाए, मैं बिलासपुर गया था, अब यहां पर मैंने कल लिखना छोड़ दिया, तो हंस पद लगाकर यहां पर त्रुटि पूरक लगाकर मैं लिखूंगा कल। तो हंस पद का चिन्ह इसमें गलत दिया गया है, इसलिए 19वां का विकल्प होगा सी। नेक्स्ट पर जाइए। द्वंद्व तथा तत्पुरुष समास में प्रायः किस चिन्ह का प्रयोग मिलता है? दो पदों को जोड़ने वाला योजक चिन्ह, जैसे भाई बहन, इन दोनों के बीच में एक क्या लगा हुआ है? डैश लगा हुआ है, तो ये कहला रहा है योजक चिन्ह। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। का वर्षा जब कृषि सुखाने लोकोक्ति का क्या अर्थ है? वर्षा ऋतु से कृषि को लाभ होता है, नहीं होगा। साधारण सा अर्थ दिया जा रहा है, वो भी मैच नहीं कर रहा है। कम वर्षा से कृषि पर सूखे का संकट आ जाता है, ये भी नहीं होगा। काम बिगड़ने के लिए वर्षा आती है, ये भी नहीं होगा। काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होती है, यदि हम काम बिगड़ने के बाद किसी को हेल्प करेंगे तो गलत है। का वर्षा जब कृषि सुखानी कहा जाता है। किस लोकोक्ति का भावार्थ सुमेलित नहीं है? न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। बांस को ही खत्म कर दिए तो उससे बांसुरी कहां बनेगी? अब तो समस्या को जड़ से मिटाना सही है। ये कौन सा सुमेलित नहीं है बोल रहा है? होनहार बिरवान के होत चीकने पात, स्वस्थ पौधे के पत्ते चिकने होते हैं, ये शाब्दिक अर्थ हुआ। पूत के पांव पालने में और होरहान बिरवान के होत चीकने पात, इसका ये अर्थ हो रहा है कि जो अच्छे व्यक्ति होते हैं या जो विलक्षण लोग होते हैं, जो मेधावी होते हैं, जिन्हें भविष्य में कुछ अच्छा करना होता है, वो शुरू से ही अच्छाइयों का लक्षण दिखाने लगते हैं। तो इसमें लोकोक्ति का भावार्थ न देकर के लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ दिया गया है। ये भावार्थ सुमेलित नहीं है पूछा है, इसलिए इसका भावार्थ सुमेलित नहीं है। नेकी कर दरिया में डाल, ये सही है भावार्थ। भलाई करके भूल जाना चाहिए, यानी इसका दरिया से संबंध नहीं है, भावार्थ है भलाई करके भूलना। हथेली पर सरसों नहीं उगती, इसका मतलब है जल्दबाजी में काम नहीं होता, समय आने पर सब होता है। तो पहले का भावार्थ मिल रहा है, सी का मिल रहा है, डी का मिल रहा है, बी का नहीं मिल रहा है। प्रश्न में पूछा गया है किसका भावार्थ नहीं मिल रहा है, इसलिए उत्तर होगा बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खेत रहना, युद्ध क्षेत्र में मारा जाना, क्षेत्र से ही तद्भव होकर के खेत शब्द बना है, तो युद्ध में मारा जाना, इसी के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होता है? खेत रहना। वह युद्ध में खेत हो गया, मारा गया। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों की व्याख्या मेरे द्वारा दी गई है, आप मिलाइए। और आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।